नमस्कार बच्चों, मैं संदीप लोकवाणी संदीप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारा हिंदी का टॉपिक है जो हम तुम्हें करा चुके शब्दों के भेद। शब्दों के भेद पे सबसे पहले हमने कराया था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। वे 5 प्रकार के भेद थे, 5 प्रकार तुम्हारे हो चुके भेद। उसके बाद हमने बताया था रचना या बनावट के आधार पर भेद। तो प्यारे दोस्तों, रचना या बनावट के आधार पर तुम्हारे भेद हो चुके थे। वे 3 प्रकार के भेद बताए गए थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तो प्यारे दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो विकार के आधार पर शब्दों के भेद चलेगा। तो आज हम बताएंगे विकार के आधार पर। तो प्यारे दोस्तों, विकार के आधार पर शब्दों के भेद। तो प्यारे दोस्तों, शब्दों के भेद जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो इसके आधार पर शब्दों के भेद 2 प्रकार के बताए गए हैं। 2 प्रकार के भेद बताए गए हैं। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो प्यारे दोस्तों, तो अब यहां पे होता है अविकारी शब्द। अब यहां पे मैं बात करूं विकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी का मतलब होता है, देखो ध्यान रख लेना, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। देखो विकार का मतलब होता है परिवर्तन और विकारी का मतलब होता है वे शब्द जो लिंग, वचन, क्रिया, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तित होते रहते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं, वे शब्द जो क्रिया, काल, कारक, लिंग एवं वचन के कारण परिवर्तित होते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहां तक हमने डेफिनेशन बताई कि वे शब्द जो लिंग, वचन, क्रिया, काल, कारक आदि के कारण चेंजेबल हैं या परिवर्तित होते रहते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और प्यारे मित्रों, तो उसमें कितने प्रकार के होते हैं? वे 4 प्रकार के शब्द होते हैं विकारी। सबसे पहले होता है संज्ञा। जितनी भी हम संज्ञा पढ़ेंगे वे हमारे विकारी शब्दों के अंतर्गत आती है। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम सर्वनाम। और प्यारे दोस्तों, तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम विशेषण और चौथे नंबर पर पढ़ेंगे हम क्रिया। तो अब मैं बात करूं संज्ञा कितने प्रकार की होती है ये तुम्हें पता होना चाहिए, या तो 3 या फिर 5। तो वर्तमान में यदि मैं बात करूं, यदि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संज्ञा के भेद बताओ, तो तुम्हें 5 टिक करना है। ऑप्शन में 5 नहीं है तो 3 टिक करोगे। तो यानी कि 5 ऑप्शन में है, 5 और 3 दोनों हैं तो 5 टिक करोगे। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। यदि मैं बात करूं सर्वनाम, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। विशेषण की बात करूं तो बच्चा, विशेषण 4 प्रकार के विशेषण दिए गए हैं। क्रिया क्या होती है? एक तो 2 प्रकार, या तो 2 लिख सकते हो या 8 लिख सकते हो, या तुम्हारा क्या लिख सकते हो? 10। ये किसके आधार पर होती है? ये कर्म के आधार पर होती है। कर्म के आधार पर, ऑब्जेक्ट के आधार पर। कितने प्रकार की क्रिया है? 2 प्रकार की क्रिया है। अर्थ के आधार पर, तो प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार की होती है। और यहां पे प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर 10 प्रकार की क्रिया होती है। तो हमारे जो विकारी शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया। संज्ञा नाउन, प्रोनाउन, यहां पे एडजेक्टिव और यहां पे वर्ब। तो प्यारे दोस्तों, ये हैं जितनी भी संज्ञा है, जितने भी नाउन है, वो लिंग, वचन, क्रिया, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और ऐसे ही हमारा सर्वनाम है, विशेषण और क्रिया है, ये सब लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तित हैं। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? तुम्हारे विकारी शब्द कहलाते हैं। मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों अविकारी शब्द जो वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि से नॉट चेंज, परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहते हैं। और प्यारे दोस्तों, इन्हें अव्यय शब्द भी कहते हैं।
अव्यय, अविकारी या अव्यय भी कह सकते हो। तो प्यारे दोस्तों अव्यय में ही एक पार्ट होता है निपात, निपात भी कह सकते हो। तो ये अविकारी की ही बात है। अब ये अपने आप में कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ये कौन सा होता है। एक होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पहले प्रकार का होता है क्रिया विशेषण। मैं प्यारे दोस्तों दूसरे प्रकार की बात करूं तो संबंध बोधक, संबंध बोधक। प्यारे दोस्तों यहां पे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, अव्यय, अव्यय भी कह सकते हो क्योंकि मैंने बताया इन्हें अव्यय भी बोलते हैं। तीसरे नंबर की बात करूं तो एक होता है तुम्हारा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। और नेक्स्ट नंबर की बात करूं तो विस्मय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय। ये 4 प्रकार के होते हैं। और प्यारे दोस्तों क्रिया विशेषण भी अपने आप में 4 प्रकार का होता है। तो मैं बात कर रहा था ये हमारे विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद हैं जो 2 प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसी प्रकार अविकारी के 4, उसमें कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। तो ये 4 प्रकार के हैं। तो बच्चा हम आज जो टॉपिक बात करेंगे वो संज्ञा की बात करेंगे। और हां एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, कभी कभी तुम्हारे एग्जाम में यही पूछ लेता है कि संज्ञा के भेद कितने हैं? 5, सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6, विशेषण के भेद कितने हैं? 4 और क्रिया के भेद कितने हैं? 10। तो प्यारे दोस्तों यहां पे ये हम भेद बता रहे थे। तो अब इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम संज्ञा की बात करेंगे, संज्ञा पढ़ाएंगे। तो प्यारे दोस्तों मैं इसे मिटा देता हूं। तो प्यारे दोस्तों हम बात कर रहे थे विकारी शब्दों की। और विकारी शब्दों में 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द। और पहला है संज्ञा। और संज्ञा की मैं बात करता हूं ये कैसे बना है? सम प्लस ज्ञा। तो सम का मतलब होता है समान और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, समान ज्ञान। या तुम ये भी कह सकते हो सम्यक ज्ञान। क्या कह सकते हो? सम्यक, सम्यक ज्ञान। ये सम्यक का मतलब जानते हो, सम्यक ज्ञान। या ये कह सकते हो अच्छी तरह, अच्छी तरह, तरह ज्ञान या भली भांति ज्ञान, भली भांति, भली भांति ज्ञान। अर्थात इसका मतलब यह है कि कोई वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव या तुम्हारा द्रव्य हो उसको अच्छी तरह जानना, उसके बारे में अच्छी तरह ज्ञान, या उसका एक प्रॉपर नाम दे देना या उसके बारे में जान लेना, वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाती है। तो प्यारे दोस्तों मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूं तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? तो परिभाषा, तो प्यारे दोस्तों परिभाषा की बात करता हूं तो परिभाषा क्या बनेगी? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, अवस्था या फिर अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इनके नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों डेफिनेशन क्या बनती है तुम्हारी? किसी वस्तु, कोई वस्तु हो, कोई प्राणी हो, किसी स्थान का नाम हो, या फीलिंग, भाव या अवस्था, इनके जितनी भी ये चीजें हैं इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात इनके स्थान पर जो नाम यूज करेंगे या इनका नाम यूज करेंगे या इनका नाम प्रयोग करेंगे वो संज्ञा कहलाएगी। तो प्यारे दोस्तों मैं संज्ञा की बात करता हूं। जैसे कि मैं बता रहा था वस्तु हमारी क्या क्या हो सकती हैं? वस्तु हमारा घर हो सकता है, मकान हो सकता है, घर हो सकता है, मकान हो सकता है, ये वस्तु है। कुर्सी हो सकती है, मेज हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, ये सब क्या हमारी वस्तुएं हैं। प्राणी की बात करूं, प्राणी में
तुम्हारा व्यक्ति भी आ सकता है, इसमें व्यक्ति भी डाल सकते हो तुम, व्यक्ति। प्राणी में कोई इंसान, व्यक्ति आ सकता है। प्राणी में जंतु, कोई भी जंतु आ सकता है, कुत्ता बिल्ली आदि। स्थान में क्या आ सकता है तुम्हारा, मेरठ आ सकता है, दिल्ली आ सकता है। फीलिंग की बात करूं, फीलिंग, यहां पे अवस्था में क्या आ सकता है, कोई लंगड़ा। अवस्था की बात करूं, लंगड़ा, अंधा, गरीब अमीर, ये सब अवस्थाएं हो सकती हैं। तो प्यारे दोस्तों, भाव भी हम बात करें, भाव हमने छोड़ दिया, ये सब अवस्थाएं हैं। प्यारे दोस्तों, ये अवस्थाएं हैं। मैं भाव की बात करता हूं तो भाव क्या क्या हो सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, भाव याद रखने हैं तुम्हें। प्रेम एक भाव है, घृणा एक भाव है, ग्लानि एक भाव है। ये सभी क्या हो सकते हैं, भाव हो सकते हैं। तो इनके जो नाम दिए जाएंगे वो सब क्या कहलाएंगी, एक संज्ञा कहलाएगी। तो प्यारे दोस्तों, अब तक हमने बताया कि संज्ञा सम प्लस ज्ञा, यहां के समान ज्ञान या अच्छी तरह किसी के बारे में ज्ञान होना या अच्छी तरह उसके बारे में जानना ही संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या बनी, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, अवस्था आदि के भेद को हम क्या कहते हैं, उसके नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कुछ हमने एग्जांपल बताए कि कोई वस्तु हो सकती है, हमारा मकान, घर, किताब, कुर्सी आदि हो सकता है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, संज्ञा बोल देंगे। उसके बाद हमने बताया प्राणी में व्यक्ति भी आ सकते हैं, जंतु आ सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सब आ सकते हैं। स्थान, मेरठ, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, ये हैदराबाद, चंडीगढ़, ये सब हमारे स्थान के नाम हैं। तो प्यारे दोस्तों, उसके बाद भाव का मतलब होता है एक तरह से फीलिंग, घृणा, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, ये सब क्या है, हमारी भाव हैं। और अवस्था की बात करूं, अवस्था लंगड़ा हो सकता है, लूला हो सकता है, गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है। इन सब के नाम को देना ही हमारी संज्ञा कहलाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये हम संज्ञा की परिभाषा बता रहे थे। उसके बाद मैं बात करता हूं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। संज्ञा के मैं भेद की बात करता हूं, संज्ञा के भेद, तो भेद कितने होंगे, 5 भेद होंगे जो तुम्हें पता होने चाहिए। सबसे पहले होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर की बात करूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरी बात करूं तो प्यारे दोस्तों, तीसरी बात करूं तो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। चौथी बात करूं तो जो होती है वो हमारी चौथी समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा। नेक्स्ट की बात करता हूं, वो होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चा कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। फर्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसके डेफिनेशन की बात करेंगे, क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन। तो जातिवाचक संज्ञा, इसकी मैं परिभाषा की बात करता हूं। प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की जाति को दिखाना या जाति का बोध कराना, जाति का बोध कराना या कराने वाली संज्ञा
कराने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा होगी। प्यारे दोस्तों, किसी वस्तु की जाति, किसी व्यक्ति की जाति, किसी पदार्थ की जाति का जो बोध कराने वाली संज्ञा है वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। अर्थात जो क्या होगा, जो एक पूरे समूह को दिखा रही होगी, अर्थात एक समूह के जाति को बता रही होगी, वो संज्ञा क्या होगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मैं बता दूं गाय, प्यारे दोस्तों गाय एक हमारी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गाय क्या होती है, अमेरिकन गाय, फ्रीजन गाय और तुम्हारी हरियाणवी गाय, एचएफ नस्ल की गाय या तुम्हारी साहिवाल गाय, तो गायों में अलग अलग गाय हैं, तो गाय एक जो हो जाती है वो हमारी जातिवाचक संज्ञा है। तो प्यारे दोस्तों मैं बात करता हूं नदी, नदी भी एक जातिवाचक संज्ञा है। नदी में अनेक प्रकार की नदियां आ जाती हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ताप्ती नदी। उसके बाद मैं बता दूं यहां पे पर्वत, पर्वत भी अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पर्वत में अनेकों पर्वत आ जाते हैं, हिमालय हो, तुम्हारा एंडीज हो, काराकोरम हो, जितने भी पर्वत हैं वो सभी पर्वत के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए पर्वत एक जाति को शो करता है। तो प्यारे दोस्तों देश, देश भी एक जाति है, क्योंकि इसमें अनेकों देश आ सकते हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, जितने भी हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों उसके बाद राज्य, राज्य भी एक जातिवाचक शब्द है। आगे बात करता हूं राजधानी, अपने आप में एक क्या है, जातिवाचक शब्द है। राजधानी में अनेकों राजधानी आ जाएंगी, बिहार की अलग, पटना की, बिहार की अलग, यूपी की अलग, और तुम्हारा जितने भी राज्य हैं सबकी अलग अलग राजधानियां होती हैं, और उन सब के लिए एक राजधानी शब्द यूज करते हैं, इसीलिए राजधानी भी एक हमारा जो शब्द है वो जातिवाचक शब्द है। तो प्यारे दोस्तों नगर, शहर, नगर, शहर, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, उसके बाद फल फूल, ये सब क्या है, ये जातिवाचक शब्द हैं। जानवर, जानवर, पशु, पशु, पक्षी, ये प्यारे दोस्तों ये सब हमारे जातिवाचक शब्द हैं, जो क्या होते हैं, जो प्रॉपर किसी एक पूरे समुदाय की जाति को दिखाते हैं। तो प्यारे दोस्तों लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं कि जो जातिवाचक होते हैं लेकिन वे कभी कभी व्यक्तिवाचक की तरह कार्य करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं शेर, शेर अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। वो कैसा होता है, गुजराती शेर अलग होता है, बंगाल, और उसके बाद बंगाल का शेर अलग होता है। तो जो शेर है, अमेरिकन शेर अलग है, अफ्रीकन शेर अलग है, तो शेर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो शेर अपने आप में क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। तो लेकिन क्या होता है, कभी कभी प्यारे दोस्तों हम इस प्रकार से लिखते हैं, देख लेना, ये व्यक्तिवाचक की तरह भी कार्य करता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बता दूं, शेर ताकतवर है, शेर ताकतवर है, ताकतवर है। तो प्यारे दोस्तों यहां शेर एक जातिवाचक संज्ञा की तरह कार्य करेगा, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन प्यारे दोस्तों मैं लिखता हूं जानवरों में शेर ताकतवर है, ताकतवर है। तो प्यारे दोस्तों इतना ध्यान रखना, जब कभी भी एक बहुत सारे व्यक्ति, वस्तु, प्राणी में से किसी एक को निकाला जाता है तो वहां वो जब एक निकलता है तो वो व्यक्तिवाचक की तरह कार्य करता है। तो प्यारे दोस्तों यहां जानवर जो शब्द है वो जातिवाचक है, और जो यहां शेर शब्द यूज हुआ है वो व्यक्तिवाचक है। जब एक पूरे ग्रुप में से किसी एक को निकाला जाएगा तो वहां वो व्यक्तिवाचक का कार्य करेगा। जिस प्रकार मैं बता दूं, आम जो एक जातिवाचक शब्द है, क्योंकि आम में अलग अलग आम आ जाते हैं, दशहरी आम, चौसा आम, लंगड़ा आम, तो ये आम अलग अलग आ जाते हैं। परंतु यदि मैं ये बोलूं कि आम एक स्वादिष्ट फल है तो आम यहां पे हमारा जातिवाचक कार्य करेगा। परंतु यदि हम इस तरह से बोल दें कि फलों में आम स्वादिष्ट फल है,
आम, फलों में आम स्वादिष्ट है। तो प्यारे दोस्तों, फल में से हमें किसे निकाल लिया? आम को निकाल लिया। फल जातिवाचक है और आम व्यक्तिवाचक है। तो इस प्रकार से जब हम एक ग्रुप में से किसी एक को निकालते हैं तो वो वहां चाहे वो जातिवाचक हो लेकिन वो उस समय व्यक्तिवाचक की तरह कार्य करेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये तुम्हें व्यक्तिवाचक की हमने पहचान बताई, सॉरी जातिवाचक की पहचान बताई कि जातिवाचक क्या होते हैं। तो जाति